Hello dear students, welcome to my online English classes English by नवीन पारिक। आज मैं आप लोगों के लिए रीट एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है इन्फ्रेंसेस। आज से हम रीट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इन्फ्रेंस का, और रीट के इंग्लिश के पेपर में जो आपके टॉपिक्स आएंगे उनको हम अब सीरियली उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है इन्फ्रेंसेस। सो स्टूडेंट्स, इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं और इन्फ्रेंसेस से किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, उनको सबको हम आज डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है, बस सिर्फ समझना है आपको इसको अच्छे से, और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही इजी वे में इसको अपने को समझना है। जो चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आने वाली हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भी इसमें शेयर करूंगा तो उसको भी आप देख सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, इन्फ्रेंसेस की। इन्फ्रेंसेस होते क्या हैं, आइए हम सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, इन्फ्रेंसेस जो है वो लॉजिक का पार्ट है, ये लॉजिक का पार्ट है, यानी जो तर्क, लॉजिक का मतलब होता है तर्क, तो ये एक तरह से लॉ यानी जो वकालत है उसमें काम आती है ये चीज़। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कानून का अध्ययन करते हैं, कानून की पढ़ाई करते हैं, उनको लॉजिक पढ़ना होता है, तो उसमें इन्फ्रेंसेस भी आते हैं। इन्फ्रेंस शब्द का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं। इन्फ्रेंस का जो अर्थ होता है वो होता है अनुमान। इन्फ्रेंस का मीनिंग जो होता है वो होता है अनुमान। तो अनुमान हम लगाते हैं, हम सभी जानते हैं कि अनुमान का अर्थ क्या होता है। हम किसी चीज का और आइडिया लगाते हैं, गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी फैक्ट पे बेस्ड कोई अनुमान लगाते हैं, यानी किसी एविडेंस पे या फैक्ट पे आधारित कोई अनुमान हम लगाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्रेंस, यानी तथ्यों पर आधारित जो अनुमान होता है उसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं। तो हम एक तरह से डेफिनेशन बता सकते हैं इन्फ्रेंस की। Inference is based upon facts and evidences। तथ्यों पर आधारित जो अनुमान होता है उसे हम फैक्ट कहते हैं, एविडेंस कहते हैं, और उसी को हम उसके आधार पे जो हम अनुमान लगाते हैं उसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। देखिए, इन्फ्रेंस को हम सरल भाषा में समझें तो हम जीवन में हर जगह हम इन्फ्रेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्रेंस का प्रयोग हम सिर्फ कोई पढ़ाई में ही करते हैं या आपके इस टॉपिक में ही करते हैं, हम हर चीज़ में इन्फ्रेंस का प्रयोग करते हैं। अभी जैसे मैं इस कमरे में आया तो यहाँ पे मेरी किताबें बिखरी हुई थी, यहाँ पर मेरी जो बुक्स हैं वो बिखरी हुई थी, तो मैंने इनको देख करके क्या अनुमान लगाया, मैंने इनको देख करके अनुमान लगाया कि जरूर इस कमरे में मेरा बेटा, मेरा जो बच्चा है जो अभी 6 साल का है, वो इस कमरे में आया होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर और शैतानी करते हैं, किताबों को बिखेर देते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। अब आप मेरी इस बात को समझना अच्छे से कि हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक फैक्ट देखा। फैक्ट क्या था कि मैं कमरे में आया और किताबें बिखरी हुई थी, ये क्या है, दिस इज अ फैक्ट। और मैंने अनुमान क्या लगाया, इन्फ्रेंस मैंने क्या ड्रॉ किया, इन फैक्ट के बेस पर मैंने ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि जरूर मेरा बेटा इस कमरे में आया होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आपका और आपका मित्र आपके साथ है, और रास्ते में आप देखते हैं दूर से आपको एक भीड़ दिखाई देती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहां पे, और एक बाइक जो है वो गिरी हुई है, और उस बाइक पे जो मतलब टूटी हुई है, उसका शीशा टूटा हुआ है, और उसका जो आगे का वाइजर वगैरह है वो भी टूटा हुआ है, और भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप क्या अनुमान लगाएंगे?
डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अनुमान लगाएंगे कि यहां कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो तथ्यों पर आधारित अनुमान होता है उसको हम कहते हैं इन्फ्रेंस। तो मुझे लगता है, आई होप कि आप इन्फ्रेंस समझ गए होंगे कि इन्फ्रेंस का मतलब क्या है। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। इन्फ्रेंस इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, कंक्लूजन ड्रॉन on the basis of evidences is inference। ये डेफिनेशन होगी इसकी, यानी जो निष्कर्ष हम निकालते हैं बेसिस पे, आधार पे, किसके? एविडेंस यानी प्रमाण के आधार पर जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उसी को हम इन्फ्रेंस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। ऑलराइट, आपने इसे नोट कर लिया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। इन्फ्रेंस कितने प्रकार का होता है, इन्फ्रेंस के टाइप्स की अब हम बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है, सिर्फ ये है कि इसके 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, वो गलत नहीं हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा और इनको अच्छे से समझना है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, उनके आधार पे आप इनको बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो एक बार हम देखते हैं इन्फ्रेंसेस के टाइप्स को। जो पहला टाइप है इन्फ्रेंस का वो है डिडक्टिव, दूसरा है इंडक्टिव और तीसरा है अबडक्टिव। ये तीनों टाइप्स क्या होते हैं, आइए अब हम इनकी बात करते हैं। देखिए, डिडक्टिव इन्फ्रेंस, इंडक्टिव इन्फ्रेंस और अबडक्टिव इन्फ्रेंस। आगमनात्मक, हिंदी में हम इसको कहते हैं आगमनात्मक, इंडक्टिव को हम कहते हैं निगमनात्मक और अबडक्टिव को हिंदी में भी अबडक्टिव ही कहते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे इन्फ्रेंसेस हुए। अब हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे कि ये होते क्या हैं। जब हम और डिडक्टिव की बात करें तो हम जब कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें हमारे सामने, मैंने आपको बताया कि कुछ फैक्ट होते हैं और उनके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो फैक्ट हमारे सामने होती हैं उन फैक्ट के लिए एक वर्ड काम में ले जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रमाइस। क्या बोलते हैं? प्रमाइस बोलते हैं या प्रेमिस बोलते हैं। तो प्रेमिस जो हैं वो होते हैं वो तथ्य जिनके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, यानी वो फैक्ट जिनके आधार पे हम निष्कर्ष निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको प्रेमिस बोलते हैं। प्रेमिस एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा कि डिडक्टिव जो इन्फ्रेंस होता है वो क्या होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑल बर्ड्स फ्लाई, सारे पक्षी उड़ते हैं। ऑल बर्ड्स फ्लाई, सारे जो पक्षी हैं वो उड़ते हैं। क्रो इज अ बर्ड, कौवा भी एक पक्षी है। सो क्रो कैन फ्लाई। ये मैंने निष्कर्ष निकाला कि सारे पक्षी उड़ते हैं, कौवा भी एक पक्षी है, इसलिए कौवा भी उड़ सकता है। ये मैंने निष्कर्ष निकाला। ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है? ये इन्फ्रेंस है। और ये जो दोनों हैं ये क्या है मेरे? ये प्रेमिस हैं। दीज टू आर प्रेमिसेस एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। तो मैंने जो प्रेमिस जो थे मेरे, उनके आधार पे मैंने निष्कर्ष निकाला। तो ये जो दोनों प्रेमिस हैं, ये दोनों प्रेमिस भी सही हैं। जैसे पहला प्रेमिस क्या कह रहा है कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं, दूसरा प्रेमिस कहता है कौवा एक पक्षी है, ये भी सही है। और कंक्लूजन जो मैंने कहा कि कौवा भी उड़ सकता है क्योंकि वो एक पक्षी है,
तो ये भी कंक्लूजन मेरा सही है। तो इसमें क्या होता है, प्रेमिस है वो दोनों करेक्ट होते हैं और कंक्लूजन भी करेक्ट होता है। इस एग्जांपल को आप नोट कीजिए। चलिए, आपने इस एग्जांपल को नोट कर लिया। इसमें आपको क्या समझ में आया? डिडक्टिव मेथड में हमने देखा कि प्रेमिस दोनों सही है तो कंक्लूजन भी सही है। ये है डिडक्टिव मेथड। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव मेथड की। अब फिर से एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, सारे जो आम हैं वो फल होते हैं। ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट, सारे जो संतरे हैं वो भी फल होते हैं। ये मेरे दोनों प्रेमिस हैं। ये क्या है? दोनों प्रेमिस हैं। अब मैं इनके आधार पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करता हूं? सो ऑल ऑरेंजेस आर मैंगोज। तो क्या इसका मतलब ये है कि सारे संतरे आम हैं? मैं कहता हूं कि सारे आम फल हैं, सारे संतरे फल हैं, इसलिए सारे संतरे आम हैं। तो क्या ये मेरा कंक्लूजन सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें मेरे दोनों के दोनों प्रेमाइसेस क्या हैं? सही हैं, लेकिन मेरा कंक्लूजन क्या है? गलत है। तो इसका मतलब जो इंडक्टिव मेथड है उसमें प्रेमिस आपका सही होगा, कंक्लूजन आपका गलत होगा। प्रेमिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन कंक्लूजन आपका इसके आधार पे आप निकालोगे वो गलत होगा। अबडक्टिव मेथड, तीसरा मेथड है अपना अबडक्टिव मेथड। अबडक्टिव मेथड का मतलब क्या है कि आपके सामने जो भी फैक्ट हैं उसको देख करके आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो, और वो कंक्लूजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसमें दोनों संभावनाएं होती हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। लाइब्रेरी हैज लॉट ऑफ बुक्स। एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, ठीक है। ये एक सामान्य सी बात है कि एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, हम सभी जानते हैं। यू हैव ए बुक इन योर हैंड। तुमने अपने हाथ में एक किताब ले रखी है। ये भी दूसरा मैंने क्या कहा? प्रेमिस कहा। पहला प्रेमिस क्या था कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं। दूसरा मेरा प्रेमिस है कि तुम्हारे हाथ में एक किताब है। अब कंक्लूजन में क्या लिखता हूं? सो यू हैव विजिटेड ए लाइब्रेरी। इसका मतलब यह है कि तुम लाइब्रेरी जाकर के आए हो। तो यह कंक्लूजन सही है या गलत है? यह कंक्लूजन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, तुम्हारे हाथ में एक किताब है, इसका मतलब तुम लाइब्रेरी जाकर के आए हो। अब हो सकता है वो किताब लाइब्रेरी से लेकर के आए हो सकता है वो बाजार से लेकर के आए हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से लेकर के आए हो, और ये भी हो सकता है कि लाइब्रेरी से ही लेकर के आए हो। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अपने जो प्रेमिसेस हैं वो दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं। कंक्लूजन अपना क्या है? सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। डिडक्टिव मेथड में प्रेमाइस सही होता है, कंक्लूजन भी सही होता है। इंडक्टिव मेथड में प्रेमाइस सही होता है, कंक्लूजन गलत होता है। अबडक्टिव मेथड में प्रेमाइस सही होता है, कंक्लूजन सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ये बात आपको समझ में आई? ओके। तो आपको अगर कुछ नोट करना है तो आप अभी नोट कर लीजिए इसमें। ओके, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी पे आगे की चीज जो है वो अपनी डिपेंड करती है। इनसे रिलेटेड ही आगे की चीजें होंगी। तो आपने, आई होप कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा। ओके,
चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। जो आगे की हमारी बात है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी पार्ट से आएंगे जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जो आगे का हमारा पार्ट है वो है फैलेसिस, या जिसे हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसिस, तर्क दोष। हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं अपन? तर्क दोष। तर्क दोष क्या होता है? तर्क दोष का मतलब ये है कि जो हम बात सामान्य रूप से कहते हैं वो एक्चुअली वैसी नहीं होती है, जो हम कह रहे हैं उसका कोई और अर्थ होता है। जैसे कई बार हम अपने किसी मित्र को या जानकार को कहते हैं कि तुम तो उल्टा तर्क कर रहे हो, है ना। तो उल्टा तर्क करने का मतलब क्या होता है कि वो एक ऐसी बात कहता है जिसमें और तार्किकता नहीं होती है, वो जबरदस्ती और मनवाना चाहता है अपनी बात, इसलिए वो गलत बात कहता है। ठीक है, तो तर्क दोष बहुत प्रकार के होते हैं और बोलने में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिनमें और हमें पता भी नहीं लगता कि हम गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम गलत बोल देते हैं। सामान्य से उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। जैसे मैं आप लोगों को ये कहूं कि जो पूरी दुनिया है वो दुखी है। जैसे मान लीजिए एक साधारण सी बात मैंने आप लोगों को कही कि दुनिया दुखी है, ठीक है। या मैं ये कहूं कि दुनिया में दुनिया पूरी में जो लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो दुखी हैं। अब ये एक सामान्य बात हो गई। हम ये कह देते हैं कई बार कि पूरी दुनिया में लोग दुखी हैं, है ना। ये एक सामान्य हमारी कहने का तरीका है कि दुनिया में बड़ी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। भाई कहीं पे आतंकवाद है, कहीं पे गरीबी है, कहीं भ्रष्टाचार है। तो सामान्य बात के रूप में ये सही है कि पूरी दुनिया दुखी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पूरी दुनिया दुखी है और ये आदमी है, ये भी दुनिया में रहता है, इसका मतलब ये आदमी भी दुखी है, तो क्या ये बात सही है? ये बात सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है वो उस समय पे बहुत खुश हो, है ना। हो सकता है वो उस समय पे एंजॉय कर रहा हो अपनी लाइफ को, उसका जन्मदिन हो, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, और अपन कह रहे हैं कि ये आदमी बड़ा दुखी है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये तर्क दोष हो गया। मैंने क्या कहा? पूरी दुनिया दुखी है, ये आदमी भी दुनिया में रहता है, इसका मतलब ये भी दुखी है। तो ये क्या हो गया? ये एक तरह से तर्क दोष हो गया। और जो अपने एडवर्टीजमेंट आते हैं, यानी जितने भी आप टीवी वगैरह में देखते हो किसी चीज के एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो सामान्यतया और तर्क दोष का फायदा उठाते हैं और आपको वो ऐसी चीज बेचते हैं, और बेचने का उनके जो शब्द होते हैं उनको अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि वो तर्क दोष है उनमें। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि तर्क दोष होते क्या हैं। किसी को हम कोई बात कहें और वो गलत बात हो, लेकिन हम उसको तर्क के रूप में पेश करें, वो तर्क दोष होता है। तो तर्क दोष कई प्रकार के होते हैं। आज हम एक तर्क दोष को पढ़ेंगे, और पहला तर्क दोष जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं, उसका नाम है हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन ये तर्क दोष में एक तर्क दोष है, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं। हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हैस्टी शब्द का अर्थ होता है जल्दबाजी। हैस्टी का मतलब है जल्दबाजी या शीघ्रता, जल्दबाजी या शीघ्रता। और जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण, यानी किसी चीज को हम सामान्य रूप में ले लेते हैं, जो पर्टिकुलर पे लागू होती है यानी विशेष पे लागू होती है उसको हम सामान्य पर लागू कर देते हैं।
यानी उस बात को हम बड़ी सरलता से और सामान्यता से ले लेते हैं, वो हो गया हैस्टी जनरलाइजेशन। जल्दबाजी में किसी चीज को और सामान्य रूप से बोल देना, वो हो गया हैस्टी जनरलाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे यस्टरडे ए बैगर पिक्ड माई पॉकेट, कल एक भिखारी ने मेरी जेब काट ली। ऑल दीज बेगर्स आर पिक पॉकेट्स। जैसे मैंने कहा कि कल एक भिखारी ने मेरी जेब काट ली, तो ये सारे भिखारी जेब कतरे होते हैं। अब जैसे मैंने एक व्यक्ति के जो बात लागू होती है एक व्यक्ति पर, वो मैंने सब पर लागू कर दी। कल एक भिखारी ने मेरी जेब काट ली, ये सारे के सारे भिखारी जेब कतरे होते हैं। तो अब एक आदमी ने अगर जेब काट ली तो जरूरी नहीं है कि सारे भिखारी वैसे ही हों, है ना। तो हमने हैस्टी जनरलाइजेशन कर दिया, मतलब एक की बात हमने सामान्य सब पे लागू कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हैस्टी जनरलाइजेशन है। ये एग्जाम्पल है आपका हैस्टी जनरलाइजेशन का, ठीक है ना। जैसे हम ऐसा बहुत बार करते हैं, हम कई बार कई लोगों के लिए कह देते हैं कि जैसे अमेरिका का कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप कहो कि इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने जैसे हम पे शासन किया, तो आप ये कहो कि इंग्लैंड के जो लोग हैं, एक अंग्रेज था और उस अंग्रेज ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, तो ये सारे अंग्रेज साले ऐसे ही हैं क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया था और अंग्रेज तो होते ही ऐसे हैं। अब एक अंग्रेज ने आपके साथ बुरा बिहेव किया तो आप सबके लिए वो बात कैसे कह सकते हो, तो वो क्या है, वो हैस्टी जनरलाइजेशन है। फिर जैसे हम बात करें कि जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। कल मैंने दुकान से और एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। वो मोबाइल जो है वो हैंग हो गया और वो चाइनीज मोबाइल था। अब मैं ये कहूं कि सारे चाइनीज मोबाइल हैंग होते हैं, तो क्या ये सही है? अब ये हो गया हैस्टी जनरलाइजेशन। कल मैंने एक मोबाइल खरीदा, वो चाइनीज था, वो हैंग हो गया, सारे चाइनीज मोबाइल हैंग होते हैं। ये क्या हो गया, ये हैस्टी जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये अपनी जो फैलेसी है, पहली फैलेसी, वो है हैस्टी जनरलाइजेशन। अब हम बात करते हैं दूसरी फैलेसी की। इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए। चलिए, दूसरी जो फैलेसी अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, ये जो फैलेसी है इसमें आप एक वर्ड याद रखेंगे, पार्ट टू होल। पार्ट टू होल का मतलब क्या हुआ कि जो चीज पार्ट पे लागू होती है उसे हम होल पे लागू कर देते हैं, ठीक है ना। यानी पार्ट यानी थोड़ा हिस्सा और होल यानी पूरा हिस्सा। एक बहुत सरल उदाहरण देता हूं आपको इसका। जैसे मैं ये कहूं कि ये मकान बना हुआ है, इस मकान की एक ईंट मैंने देखी कि ये ईंट निकल रही है, तो मैं ये कहूं कि ये तो पूरा मकान गिरने वाला है। मैं कह रहा हूं कि इस मकान की एक ईंट निकली हुई है, निकलने वाली है, तो मैं ये कहूं ये पूरा मकान गिरने वाला है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि एक ईंट गिर रही है, इसका मतलब पूरा मकान गिर रहा है। तो ये हो गया पार्ट टू होल, यानी एक चीज पे जो लागू हो रहा है वो मैंने सब पर लागू कर दिया, तो वो हो गया पार्ट टू होल, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। I have checked 3 students of this class. मैंने इस क्लास के 3 विद्यार्थियों को चेक किया है। They are brilliant,
वो तीनों प्रतिभाशाली हैं। इट मीन्स द होल क्लास इज ब्रिलियंट। मैंने 3 विद्यार्थियों को चेक कर लिया, तीनों ब्रिलियंट हैं, इसका मतलब पूरी की पूरी जो क्लास है वो ब्रिलियंट है। तो क्या ये बात सही है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हर क्लास में कुछ विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है वो एवरेज होते हैं, कुछ विद्यार्थी डल होते हैं। तो 3 पे जो लागू हो रही है वो बात हमने सब पर लागू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है वो कर दिया। हमने क्या किया कि थोड़े लोगों पर जो लागू हो रही है बात वो हमने सब पर लागू कर दी। तो ये हो गया फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब हम एक नेक्स्ट फैलेसी जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। थर्ड हमारी फैलेसी है फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये एग्जांपल आपने लिख लिया, इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया आपने? चलिए, फैलेसी ऑफ डिवीजन ये बिल्कुल उल्टी है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन से ठीक उल्टी है फैलेसी ऑफ डिवीजन। यानी ये हो गया होल टू पार्ट। यानी उसमें तो हमने थोड़े लोगों पर जो बात लागू हो रही थी उसे पूरों पर लागू कर दी, सब पर लागू कर दी। इसमें क्या है, जो सब पर लागू हो रहा है वो हम एक पर लागू कर देते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक फैलेसी है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि चलिए एक और उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं ये कहूं कि ये जंगल जो है ये हरा भरा है, ठीक है। मैं ये कहूं कि ये जंगल हरा भरा है, ठीक है, कोई बात नहीं, जंगल हरा भरा हो सकता है। इस जंगल में वो जो पौधा लगा हुआ है वो भी इसी जंगल में है, इसका मतलब वो भी हरा भरा है। तो क्या जरूरी है कि एक जंगल पूरा हरा भरा है तो उसमें हर पौधा हरा भरा ही होगा? हो सकता है कोई पौधा जो है वो जलने लग गया हो, या जल गया हो, या सूख गया हो, है ना। तो ये फैलेसी ऑफ डिवीजन है, यानी सब पर जो लागू हो रही है वो बात हम एक पर लागू कर देते हैं, वो बात भी क्या होगी, फैलेसी ऑफ डिवीजन। अब इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बता रहा हूं, लिख करके नोट कर लीजिएगा इसको। अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग। अमेरिकन इंडियन एक प्रजाति है, एक रेस है, जाति है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो डिसअपियर हो रही है, यानी गायब हो रही है, यानी धीरे धीरे वो लोग खत्म हो रहे हैं। ही इज एन अमेरिकन इंडियन। अब कोई एक आदमी है, वो भी अमेरिकन इंडियन है, सो ही इज ऑल्सो डिसअपियरिंग। तो इसका मतलब वो आदमी भी गायब हो रहे हैं। तो सब लोगों पर जो बात लागू हो रही है कि अमेरिकन इंडियन गायब हो रहे हैं। हम जैसे एक बात कहें कि जैसे बाघ हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बाघ या शेर जो हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। अब मैं ये कहूँ कि वो देखो वो एक बाघ है, इसका मतलब वो भी गायब हो रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? भाई एक बाघ है, वो खड़ा खड़ा गायब थोड़े ना हो जाएगा, मतलब ऐसे थोड़े ना है कि वो भी गायब हो रहा है। तो ये क्या हो गई, ये फैलेसी ऑफ डिवीजन हो गई, ठीक है ना। यानी हम कह रहे हैं कि एक जो सब पर लागू हो रही है वो बात हम एक पर लागू कर रहे हैं, तो ये हो गया अपना फैलेसी ऑफ डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को इन्फ्रेंस की डेफिनेशन बताई, इन्फ्रेंस का मीनिंग बताया, इन्फ्रेंस के टाइप्स बताए, और 3 फैलेसीज आज हमने डिस्कस किए हैं। मैं आने वाले वीडियो में और भी फैलेसीज आपको पढ़ाऊंगा, और उन फैलेसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और समझने में भी, और डेफिनेटली आप समझ लेंगे कि इन्फ्रेंस क्या होते हैं, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सही कर पाएंगे। इसी होप के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।